हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें यहाँ पर लेक्चर नंबर 5 देखना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का, जो कि क्लास 12 का तुम्हारा एक चैप्टर है। नीट की इस प्यारी सी जर्नी में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं यहाँ पर, और हमने हर एक चीज को, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे तरीके से यहाँ पर रखा है, देखा है और समझा है। उसी के अकॉर्डिंग हम सारी बातें यहाँ पर करने वाले हैं। और जो जो तुम्हारे डाउट्स हैं वो सारे के सारे तुम कमेंट करते रहो और हमें पूछते रहो, सारे तुम्हारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। चलो जी, अब हमने ये बोला कि हमारा ये जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें अभी तक हमने सैलिएंट फीचर्स पढ़ लिए हैं। रीकैप में देखा जाए तो हमने सैलिएंट फीचर्स पढ़ लिए हैं डीएनए के, फीचर्स ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए डबल हेलिक्स के हमने सारे के सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर फंक्शंस पढ़ लिए हैं कि डीएनए के जो फंक्शंस हैं उनमें क्या क्या फंक्शंस हमारे पास में हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनमें हम डीएनए और आरएनए को देखेंगे, या फिर डीएनए के अकॉर्डिंग सारी बातें करेंगे कि डीएनए क्या है, कैसे है और हमें क्या बताना चाहता है, तो उनको हम देखें अगर, तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो मैंने पॉइंटर्स बना के तुम्हारे लिए अलग की है, उनको हम स्लाइड में इंक्लूड कर देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो जो जेनेटिक मटेरियल हमारा है डीएनए, जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, उस जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले हमने सबसे स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने जेनेटिक मटेरियल आरएनए को बताया था, ठीक है। उसके बाद हमने कई सारी चीजों को नोट डाउन किया, हमने मतलब कई सारे बायोलॉजिस्ट ने इन चीजों को नोट डाउन किया, फिर उन्होंने और क्लैरिटी बनाई कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि आरएनए को जेनेटिक मटेरियल सबके लिए माना जाए या फिर ना माना जाए, ठीक है। वो सारी बातें उन्होंने करी, तो उनको हमने कुछ पॉइंटर्स की फॉर्म में अलग किया है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक जेनेटिक मटेरियल की बात करी जाए अगर, तो उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या फिर आरएनए है, सही है। तो डीएनए वर्सेस आरएनए करके जो हमारी एनसीईआरटी है उसने एक हेडिंग दी है, और डीएनए आरएनए की जो हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करने वाले हैं, इन सारे पॉइंटर्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि कोई भी डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो फिर कैसे होगा और उसमें क्या उसकी ऐसी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे, नोट करेंगे, तो हमने बोला कि देखो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है जो हमने देखा पहले भी है और अभी भी हम बोल रहे हैं कि डीएनए या आरएनए कोई भी हो, दोनों ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड्स है, कोई भी हो इनमें से जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए इनको एक प्रोसेस करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, रेप्लिकेशन, यानी डीएनए अपने आप की कॉपी बनाएगा, आरएनए अपने आप की कॉपी बनाएगा। इसी प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन बोलते हैं। और ये रेप्लिकेशन प्रोसेस यानी रेप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी हो गई किसकी, किसी भी जेनेटिक मटेरियल की, ये उसमें होनी चाहिए अगर उसको जेनेटिक मटेरियल बनना है तो। दूसरी बात देखेंगे, सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी की बात की जाए, तो यानी कोई जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, कोई भी जेनेटिक मटेरियल होने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके पास स्टेबिलिटी होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आज मैं यहां पर खड़ा हूं, इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं, इस प्लेटफॉर्म से तुम्हें मैं कोई इंफॉर्मेशन आगे प्रोसीड कर रहा हूं या ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। अब लेकिन मैं यूं बोलूं कि कल को मैं एक नया चैनल खोलूं, उस नए चैनल से मैं मेरी बातें बताऊं, तो मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर अलग अलग वेरिएंट्स की फॉर्म में हूं, लेकिन मैंने बोला कि मैं वहां उस वाले चैनल पर बायोलॉजी की जगह मान लो पढ़ाने लग गया, क्या, फिजिक्स, जीके, कुछ भी, ठीक है। तो मैं यूं बोलूं कि भाई अगर मैंने क्या किया, मेरा सब्जेक्ट चेंज किया, इसका मतलब मेरी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। इस चैनल से तुम मुझे जानोगे कि राम सर बायोलॉजी के नाम से है एक चैनल जिसपे बायोलॉजी की सारी बातें करते हैं, और उस चैनल पर मैं कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं वहां पर, तो तुम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे को सोचोगे कि यार ये सब्जेक्ट ये कैसे पढ़ा रहा है, ये तो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाता है, ये चीज है। तो वो स्टेबिलिटी वहां पर गायब हो गई है। अब स्टेबिलिटी गायब हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपाउंड अगर अनस्टेबल है, कोई भी कंपाउंड अगर अनस्टेबल है, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी, जो स्टेबिलिटी प्रॉपर्टी है, वो मतलब गायब हो चुकी है, और वहां पर वो कंपाउंड अब अपनी नई फॉर्म में क्या हो सकता है,
ट्रांसफर हो सकता है या ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी अदर प्रॉपर्टीज बदल सकती हैं। समझ में आएगा? तो यानी कि कुल मिला के बात ये है, किसी भी जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज स्टेबल होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, वो बदलनी नहीं चाहिए। चलो जी, देखो नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास में ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जैसे 16 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो जेनेटिक मटेरियल जो होगा ये म्यूटेशन करना चाहिए, म्यूटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि म्यूटेशन की वजह से नए नए वेरिएशंस आएंगे, उन नए वेरिएशंस की वजह से वो लीड करेंगे टू द इवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इवोल्यूशन लाने के लिए हमें ये सारी बातें करनी पड़ेंगी, सारे काम देखने पड़ेंगे, जिसके लिए म्यूटेशन इज नेसेसरी। एंड म्यूटेशन जो है वो किस में होता है, किसकी वजह से होता है, जेनेटिक मटेरियल की वजह से होता है। जेनेटिक मटेरियल कौन है हमारा, डीएनए या आरएनए है। तो अभी हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, सबके अंदर डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए बहुत ही कम में, एक्सेप्शनल केसेस में ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। चलो, एबिलिटी टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन कैरेक्टर्स, बोलता है कि यार उसके अंदर कुछ मेंडेलियन कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए किसी भी जेनेटिक मटेरियल में। अब जेनेटिक मटेरियल में मेंडेलियन कैरेक्टर्स को वहां पर अगर वो एक्सप्रेस कर पाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो जेनेटिक मटेरियल कहा जाएगा। तो यानी जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए हमने ये बात करी है। सही है? ओके जी। रीजंस फॉर द स्टेबिलिटी यानी कि लेस रिएक्टिविटी ऑफ डीएनए। तो मतलब देखो एक चीज सोचो कि अगर मैं बोल रहा हूं किसी भी कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी है, किसी भी कंपाउंड में अगर क्या है, स्टेबिलिटी है, तो मैंने बोला कि अगर स्टेबिलिटी है तो यानी कि वो कंपाउंड क्या नहीं करेगा बच्चों, क्या नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा विद अदर, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट जल्दी से नहीं करेगा, इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। और ये खास बनाती है उनको कि वो अगर किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वहां पर उसकी प्रॉपर्टीज या उसके फंक्शंस क्या हैं, स्पेसिफिक हैं। और स्पेसिफिक फंक्शंस है, इसका मतलब क्या हुआ, तो हमने बोला इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां पर कंपाउंड भी स्टेबल कहलाया जाएगा या कहा जाएगा। अब हमने यहाँ पर बोला कि भैया स्टेबिलिटी के लिए कुछ रीजन है हमारे पास में। पहला रीजन क्या है हमारे पास में, पहली चीज इंपॉर्टेंट वाली क्या है, डबल स्ट्रैंडेड होना। किसी भी उसका कंपाउंड का क्या होना, डबल स्ट्रैंडेड होना, ये एक खास बनाती है उनको। दूसरा क्या है, उसके अंदर क्या होना बच्चों, थाइमिन होना। क्या प्रेजेंट होना, थाइमिन प्रेजेंट होना। तो यानी कि थाइमिन प्रेजेंट होने की वजह से वहां पर कुछ एबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ 2' OH ग्रुप, यानी कि ये जो है ना 2' पर OH ग्रुप जो न्यूक्लियोटाइड में होता है, वो यहाँ पर एब्सेंस होना क्या है, जरूरी है। उसका एब्सेंस होना क्या है, जरूरी है। जैसे किसमें एब्सेंट था ये 2' OH ग्रुप, सेकंड पोजीशन पर OH किस में एब्सेंट था, डीएनए में या आरएनए में, डीएनए में। समझ में आया ना, डीऑक्सीराइबो शुगर, वहां से हमने देखा यहाँ पर 2' OH एब्सेंट होता है। तो यानी थाइमीन अगर प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड है और 2' OH एब्सेंट है, तो ये तीन जो मेन बातें हैं, ये किसी भी जेनेटिक मटेरियल को खास बनाती हैं और उसकी स्टेबिलिटी को दर्शाती हैं। तो यानी कि कोई भी कंपाउंड हो उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो वो इन तीन चीजों की वजह से आएगी। ये तीन नई चीजें होने के कारण इनको क्या बोला जाता है गाइस, लेस रिएक्टिव। क्या बोला जाता है, लेस रिएक्टिव। कि डीएनए जो है वो क्या है बच्चों, लेस क्या है, रिएक्टिव। कर लोगे क्या, तो डीएनए इज लेस रिएक्टिव, ये बात यहां से हमें पता लग जाती है। सही है यहां तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, सब सही है एकदम, पक्की बात। ओके देखो बच्चों, रीजंस फॉर द म्यूटेबिलिटी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ किसकी, आरएनए। एक चीज बताओ, डीएनए के पास लेस रिएक्टिविटी है, इसीलिए तो उसको हमने क्या बोला है, स्टेबल है। अरे डीएनए के पास क्या है, लेस रिएक्टिविटी है, इसीलिए वो क्या है, स्टेबल है। लेकिन आरएनए के पास लेस रिएक्टिविटी ना होके क्या है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, यानी रिएक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है। तो क्या वो स्टेबल होगा, क्या नहीं होगा। इसका मतलब आरएनए इज अनस्टेबल। यहां से क्या याद रखना है बच्चों, आरएनए जो है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। आरएनए इज अनस्टेबल।
बस यहीं तो फंस गया ये बेचारा। अगर स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, सब तुम्हें छोड़ देंगे। समझ में आया? तो लाइफ में स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। ऐसे ही आरएनए के पास अगर स्टेबिलिटी होती उस टाइम, तो आज देखो जेनेटिक मटेरियल होता वो। अब उसकी जगह किसने ले ली? डीएनए ने ले ली। तो मतलब कोई ना कोई तो होगा जो स्टेबल होगा। ऐसे ही कोई ना कोई कौन था? डीएनए था। तो डीएनए लेस रिएक्टिव था और स्टेबल था। ये मोर रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। अनस्टेबल है क्योंकि ये क्या है बच्चों? क्योंकि ये क्या है? मोर रिएक्टिव इन नेचर। नेचर में कैसा है ये? मोर रिएक्टिव है, यानी जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। जो जल्दी से रिएक्ट करते हैं उनके लिए हम बोलते हैं वो अनस्टेबल हैं, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है ना? तो ऐसे ही आरएनए के पास भी स्टेबिलिटी नहीं है। और कारण क्या क्या है कि भाई साहब इनके अंदर पहली बात तो क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दूसरा, इनके अंदर क्या होते हैं? यूरेसिल प्रेजेंट होते हैं एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। और तीसरा, इनके पास में कौन है? 2 प्राइम OH प्रेजेंट होता है। किसमें? न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोटाइड में 2 प्राइम OH ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? बोलो जी, सब सही है क्या? एकदम कोई दिक्कत नहीं है? ओके बच्चों, ओके। ठीक है, तो ये हमने सारी बातें कर ली यहां पर। देखो जी, नेक्स्ट अब हमने क्या बोला? अब हमने ये बोला कि नेक्स्ट हमारे पास में देखो कुछ पॉइंटर्स हैं। ये दोनों हो गया, ये हमें पता लग गए, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। अब यहां पे देखो, फर्स्ट पॉइंट है आरएनए जो है वो क्या है जी? अनस्टेबल है। इसलिए आरएनए किसका? किसका? वायरसेस का। वायरसेस में किसका? बैक्टीरियोफाज, टोबैको मोज़ेक वायरस। इन सब में क्या करता है? जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है और जल्दी जल्दी से इवॉल्व करता है। एक कहानी जो तुमने सुनी होगी या समझी होगी, वो क्या है? देखो, हमारे पास बच्चों एक बहुत ही खतरनाक वाला पल आया था जिसमें हमने किसको देखा था या किसको सुने थे? हमने कोविड-19 को सुना था। कोविड-19 जिसमें वायरस का नाम क्या बताया जाता है? कोरोना वायरस। सही है क्या? ये जो कोरोना वायरस है, इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बोला, हमने देखा था कि कोरोना वायरस की कोई यहां पर मेडिसिन नहीं थी। ठीक क्या? नहीं थी ना? यहां पर इसके लिए कोई पर्टिकुलर थेरेपी भी नहीं थी। ठीक है? नहीं थी। इसके लिए हमने बोला था कि कोई, लास्ट में अगर बात करें तो कोई क्या नहीं थी? वैक्सीन भी नहीं थी। ये तीनों जो है वो था फेलियर। तीनों क्या था? फेलियर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। सही है? अब एक चीज बताओ, इसका कारण क्या है फेलियर का? वी हैव एन एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल, ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, और फॉरेन कंट्रीज में तो हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड बैठे हैं मतलब। तो बताओ क्या कारण होगा कि यहाँ पर ये वैक्सीन नहीं बनी हुई, कोई दवाई नहीं बनी हुई? क्या नहीं था? अपीयरेंस नहीं था। अपीयरेंस तो था, खैर अपीयरेंस की तो कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बताओ, अभी जो टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड कुछ है, बताओ। देखो सबसे पहला तो देखो चीज क्या है? सबसे पहला तो ये क्या है बच्चों? वायरस है। अब जब मैं वायरसेस की बात करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं कि वायरस के अंदर मेरे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है? आरएनए। जेनेटिक मटेरियल कौन है बच्चों? आरएनए है। अब आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो आरएनए तो अभी हमने पढ़ा था कैसा था? कैसा था? अनस्टेबल था। आरएनए कैसा था बच्चों? अनस्टेबल था। अनस्टेबल था इसका मतलब ये कैसा था? बोलो कैसा था? मोर रिएक्टिव था। कैसा था? मोर रिएक्टिव था। और अगर ये मोर रिएक्टिव था, इसका मतलब अनस्टेबल था, तो ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का था, जिसकी वजह से इसने 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 म्यूटेशन जो है उनका नंबर क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था बहुत ही हाई तरीके से। और म्यूटेशन करने के बाद में ये अपने आप को बार 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 क्या करते हैं? इवोल्व करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं।
अब इवोल्यूशन या इवॉल्व होने से क्या हुआ, तो हमने बोला हुआ ये कि यहां पर इनका हमें पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन नहीं देखने को मिला। समझ में आया क्या? पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन देखने को ही नहीं मिला। भाई साहब इनका स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो क्या बना पाएंगे, वैक्सीन। वैक्सीन क्या है बच्चों? वैक्सीन क्या है बोलो? स्पेशल प्रोटीन्स। वैक्सीन क्या है? स्पेशल प्रोटीन्स है। ये प्रोटीन किसके अगेंस्ट बनाते हैं हम बोलो? अगेंस्ट पैथोजन। किसके अगेंस्ट बनाते हैं? पैथोजन। पैथोजन मतलब क्या? एंटीजन। एंटीजन किस पे होता है बच्चों? सरफेस पर। क्या होता है? सरफेस पर एंटीजन होता है। और उस सरफेस पर जो एंटीजन है उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, जो कि कैसा है? फिक्स है। सही गया। लेकिन यहां पर तो हमने बोला ये पैथोजन यानी एंटीजन जो है उसका स्ट्रक्चर ही फिक्स नहीं है। व्हाई दिस कोलावेरी? इट इज मोर रिएक्टिव, अनस्टेबल, बार बार रिएक्ट करता है और अपने आप को म्यूटेट करके इवॉल्व करता है, और इवॉल्व करके अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिखाता ही नहीं। हम जब उसको माइक्रोस्कोप में देखें कि भैया ये कोरोना वायरस, अच्छा ऐसा स्ट्रक्चर है क्या इसका, बनाओ जी, ऐसे ऐसे बात है जी, सामने चला दिया हमने और हम बना रहे हैं दवाइयां वगैरह, उनके कॉम्पोजिशन वगैरह, और वो सब बना रहे हैं कि हाँ इसको देख के बनाना है जी। इतनी देर में तो उसने क्या कर लिया? म्यूटेशन कर लिया। और जैसे ही हम प्रिपेयर करने लगे बनाने के लिए कोई चीज, इतने में उसका नया स्ट्रक्चर सामने आ गया। और ये नया स्ट्रक्चर सामने आने का मतलब क्या हुआ? उसने म्यूटेशन बहुत ही फास्टर रेट से करी, जिसकी वजह से उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। और स्ट्रक्चर चेंज तो फिर जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडीज नहीं बना पाएंगे हम एंटीजन के अगेंस्ट या फिर पैथोजन के अगेंस्ट। कहानी समझ आई ना क्या हुआ था? मतलब उसका रीजन हमने देख लिया कि भैया आरएनए अगर किसी में जेनेटिक मटेरियल है तो फिर उसके लिए गड़बड़ बात क्या है कि वो अनस्टेबल रहेगा। वायरसेस में मेनली हमें देखा जाता है, और ये म्यूटेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, म्यूटेट एंड इवॉल्व एट फास्टर रेट। फास्टर रेट पर ये क्या करते हैं? म्यूटेट कर कर इवॉल्व करते हैं। एनी डाउट, समस्या, परेशानी, दिक्कत? सब सही है एकदम? अब एक चीज देखो, डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स क्या होते हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। डीएनए स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास में एक स्ट्रैंड है और एक स्ट्रैंड पर कौन है बच्चों? एटीजीसी है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा उस पर क्या होगा? टीएसीजी होगा। सही है क्या? इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। तो हमने बोला डीएनए स्ट्रैंड्स आपस में कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इनको हीट किया जाए तो ये क्या हो सकते हैं? सेपरेट हो सकते हैं, और ये जब पास में लाया जाए इनको तो वापस पास में भी आ सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जो डीएनए की थी उन्होंने बताया कि हीट किल्ड बैक्टीरिया कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं हुआ। इट इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। तो यानी डीएनए क्या है? मतलब मेन कुल मिला के बात क्या है? डीएनए इज स्टेबल। कर लोगे? फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए इज बेटर ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, एंड बट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज बेटर। अब ट्रांसफर या ट्रांसमिशन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? आरएनए चाहिए। अब देखो एक चीज, देखो बच्चों, हमने क्या बोला? आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल माना गया था, यानी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इसको मान लिया था हमने कि ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है जी? आरएनए ही है मतलब हमारे लिए। तो अब आरएनए से वापस क्या बना बच्चों? डीएनए। वो क्या बन गया इसका? अब जेनेटिक मटेरियल बन गया हमेशा के लिए। परमानेंट जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है? अब डीएनए है। लेकिन डीएनए के अंदर हमने क्या बोला क्या होती है? डीएनए के अंदर क्या होती है बच्चों? इंफॉर्मेशन। क्या होती है? इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन होती है बच्चों? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना होता है? नेक्स्ट जनरेशन में क्या करना होता है? ट्रांसफर करना होता है। नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए हमें इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए हमें 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 किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों? आरएनए। समझ में आया क्या? तो मतलब क्या हुआ? जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही है अभी भी, लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे कौन पहुंचा रहा है? आरएनए। आरएनए बोले तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको?
आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, जिसको हम HNRNA भी बोलते हैं। जिसको हम HNRNA भी बोलते हैं। कर लोगे क्या? और इसको हम बाद में mRNA भी बोलते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी। HNRNA बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या बन जाता है, ये mRNA बन जाता है, और फिर किस में जाता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। मतलब क्या लेकर? जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर। अरे समझ आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? समस्या है क्या? सही है ना? तो यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के जो एक्सप्रेशन होंगे, जो क्या होंगे, एक्सप्रेशन होंगे, वो कौन एक्सप्रेस करता है? आरएनए करता है। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज मेंशन्ड हियर कि हमारे पास डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है, लेकिन वहां पर वो उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से चल रहा है। बट यहाँ पर हम बात करें तो जो ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, उसके लिए कौन बेटर है? आरएनए इज बेटर। आरएनए इज बेटर। कर लोगे? चलो गाइस, नेक्स्ट देखो। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है किसको? प्रोटीन सिंथेसिस को। इट कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, अभी हमने बात कर ली, एक्सप्रेशन में हेल्प करेगा। डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी याद रखना पड़ेगा। डीएनए किस पर डिपेंड करता है बच्चों? आरएनए पर। डीएनए किस पर डिपेंड करता है? आरएनए पर डिपेंड करता है। डीएनए डिपेंड्स ऑन आरएनए, डिपेंड्स ऑन आरएनए, और आरएनए ही क्या करवाएगा फिर? प्रोटीन का सिंथेसिस करवाएगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कौन करवाता है? आरएनए करवाता है। वही वाला कौन सा आरएनए? एमआरएनए। एमआरएनए आगे चलकर क्या करेगा? यानी कि हमने क्या बोला, यहाँ पर हमारे पास में जो ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है, लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस होता है। सही है? तो डीएनए से अगर क्या बनता है? आरएनए बनता है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट में हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी? सब सही? ये कुछ बातें थी जो हमें यहाँ पर याद रखनी थी और पढ़नी थी, जो हमने देख ली। कर लोगे इनको? सब सही एकदम? छाप दो, छापो। हो गया? चले आगे। चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, हमने ये जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली है, ठीक है। अब जैसे पर्टिकुलर डीएनए के लिए हमने सारा पढ़ लिया कि डीएनए जो है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे सारी बातें हैं, वो देख ली हमने सब चीजें। अब अगर हम देखें तो एक एक तो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन है जो मैंने अभी मेरी एक क्लास में यहाँ पर लिया है, तो मैं ऑनलाइन के अकॉर्डिंग भी उस चीज को देख लेता हूँ और तुम्हें भी वापस से वो एक रिपीटर टाइप का मटेरियल दे देता हूँ। एक तो ये क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से देखो भाई। एक तो ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में हमने क्या बोला, इसने पूछा है कि भैया क्या तुम दो केमिकल डिफरेंस बता सकते हो क्या डीएनए और आरएनए के बीच में, जिनके लिए हम बोल सकें कि वो एक तरह से किसके लिए यूजफुल है? जेनेटिक मटेरियल के लिए यूजफुल है। अब देखो पहली चीज इसमें क्या लिखी है? रेप्लिकेशन करना चाहिए, अपना रेप्लिका बनाना चाहिए। दूसरी चीज क्या लिखी है? वो कैसा होना चाहिए? केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तीसरी चीज क्या लिखी है? उसके अंदर क्या आनी चाहिए? म्यूटेशंस आनी चाहिए, ताकि वो क्या ला सके? रिवोल्यूशन ला सके। और इसके अलावा हम बात करें तो वो क्या दिखाना चाहिए? मेंडेलियन कैरेक्टर्स को दिखाना चाहिए, शो करना चाहिए, जिसकी वजह से हम बोल सके कि भैया डीएनए ही हमारा क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है।
सही है ना? तो ये चुटकू सा क्वेश्चन था जो तुम थोड़ा सा याद रख सकते हो, ठीक है? तुम्हारी 12th के अकॉर्डिंग और नीट के अकॉर्डिंग दोनों तरीके से हमने उस चीज को देख लिया। अब एक चीज सोचो कि अगर मैं इतनी देर से किसकी बात कर रहा था, डीएनए की बात कर रहा था, तो अब मुझे किसकी बात करनी पड़ेगी साथ में? आरएनए की भी बात करनी पड़ेगी। आरएनए की बात करूंगा तो मैंने क्या बोल दिया भाई, यहाँ पे आरएनए जो है मेरे पास वो एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, लेकिन वो एज अ जेनेटिक मटेरियल किस में एक्ट करता है बच्चों? वायरसेस में। किस में एक्ट करता है? वायरसेस में, या फिर कुछ बैक्टीरिया में, या फिर कुछ बैक्टीरिया में। इनमें ही वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। बाकी वो हमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पर नहीं दिखता है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की बात करूंगा तब तो किसका नाम आएगा? बोलो। आरएनए का नाम आएगा। तो मुझे यहां से याद रखना है जो भी एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस है हमारी जिंदगी के, एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, जैसे ट्रांसलेशन, जैसे स्प्लाइसिंग, ये तीनों काम कौन करवाता है? आरएनए करवाता है। कौन करवाता है गाइस? आरएनए करवाता है तीनों काम। डीएनए इवॉल्व हुआ है कहां से? आरएनए से। डीएनए कहां से इवॉल्व हुआ है? आरएनए से। बहुत ही भारी स्टेटमेंट है ये, इसको याद रखोगे भैया। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए फॉर द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए डीएनए जो है वो कहां से इवॉल्व होता है? आरएनए से होता है। वहीं से ही उसके पास क्या आती है? स्टेबिलिटी आती है। कैसे? कोई पूछ ले कैसे भाई? एक्सप्लेन भी तो करना आना चाहिए। किसी को समझाओगे तो फिर एक्सप्लेन भी तो होना चाहिए। तुम्हारे जूनियर पूछ रहे कि भाई बता, ये पॉइंट तूने दिखा दिया मेरे को स्लाइड में, ठीक है, तूने सर से पूछा क्यों नहीं कि ये कैसे होता है? बताओ। हाँ भाई तुम भी बताओ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। बता सकते हो? डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए फॉर द स्टेबिलिटी। कैसे? कैसे बच्चों? राइबोज शुगर किसमें थी बच्चों? आरएनए में थी, जिस पर क्या था बच्चों? 2 प्राइम ओएच ग्रुप था। लेकिन राइबोज से क्या बनी बच्चों? डीऑक्सी राइबोज। क्या बनी? डीऑक्सी राइबोज, जो कि किसमें है? डीएनए में है। और डीएनए में है तो यहां पर 2 प्राइम ओएच नहीं है। यानी कौन नहीं है यहां पर? ऑक्सीजन नहीं है। कौन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। तो हुआ ना इवॉल्व यार। आरएनए से ही तो क्या बना है? डीएनए बना है। इसीलिए तो, इसी की वजह से दिस दिस इज द रीजन कि आरएनए को ना बोल के हमने किसको बोला है? डीएनए को बोला है कि वो क्या है बच्चों? स्टेबल। डीएनए स्टेबल, ये चीज यहां से निकल कर आई है। यानी डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम द आरएनए। आरएनए से ही डीएनए इवॉल्व हुआ है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? सब सही है एकदम? पक्की बात है? ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। हो गया? चलो जी, अब हम देखते हैं हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा, जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के अंदर आता है। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में हमने उसको, उसके अकॉर्डिंग मतलब हमें उसको देखना है। ठीक है,
चलिए जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स का क्या करना है, अब हमें पैकेजिंग करना है, और पैकेजिंग में हमने देखना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में हम कई सारी चीजें देखते हैं कि एक डीएनए हेलिक्स में क्या क्या चीजें रखी जाए ताकि वो एकदम स्टेबल रहे और अपनी सारी प्रॉपर्टीज को क्या करता रहे, वहां पर परफॉर्म करता रहे और शो करता रहे। ठीक है, अब यानी कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो टॉपिक है हमारा, इसमें देखो क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनमें देखते हैं हम क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, जो सबसे पहली चीज है वो क्या है। हमने बोला कि भैया अगर हम देखते हैं कोई भी डीएनए जो होगा हमारा, वो डीएनए जो है, ये देखा था ना, डीएनए जो है वो कैसा होता है बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए इज द नेगेटिवली चार्ज्ड कंपाउंड या सब्सटेंस। अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, किसकी वजह से है बोलो, क्योंकि उसमें क्या है, अरे बोलो ना, अरे यार, है सही है बेटा, सही है, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग। प्रेजेंस है किसका, फॉस्फेट ग्रुप का। फॉस्फेट ग्रुप की वजह से वहां पर क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। ऐसे ही डीएनए की हमने एक और बात करी थी कि वो कैसा होता है बच्चों, डीएनए कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चों, एसिडिक नेचर का होता है। ऐसे ही अगर हम एक और बात करें तो हम क्या बोल देंगे कि भैया अब डीएनए की तो ये बात हो गई है, डीएनए की तो बात हो गई है, लेकिन डीएनए के साथ साथ प्रोकैरियोट्स की जगह कौन आ जाए, अगर यूकैरियोट्स आ जाए, कौन आ जाए बच्चों, यूकैरियोट्स आ जाए, तो हमने क्या बोला कि यहां पर हमारे पास में देखो ये प्रोटीन्स तो मतलब दोनों में भी प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटीन्स कैसे बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब ये जो प्रोटीन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ये प्रोटीन है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन इन प्रोटीन्स को मैं यूकैरियोट्स में जब बोलता हूं तो मेरे पास ये प्रोटीन्स क्या बन जाते हैं, यूकैरियोट्स में ये प्रोटीन बन जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। क्या बोलते हैं इनको, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यानी यहां पर मुझे याद रखना है कि मेरे पास कुछ नए टाइप के प्रोटीन्स होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं। समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत है क्या, सब सही है। तो देखो हिस्टोन प्रोटीन की खास बात क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन की खास बात क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स की खास बात यह है बच्चों, इनके अंदर, हिस्टोन प्रोटीन्स के अंदर एक चीज जो हमें नोट डाउन करनी है, ये पहली बात तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। पहली बात तो कैसे हैं, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, लेकिन है ना, लेकिन इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज। क्या देखने को मिलते हैं, बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज देखने को मिलते हैं। अब ये जो बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज हैं, इनमें हमारे पास दो हैं, एक तो कौन है, लाइसीन, और एक कौन है, आर्जिनिन। एक कौन है बच्चों, आर्जिनिन। ये दो टाइप के क्या है, हमारे बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जो यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, लाइसीन और आर्जिनिन, लाइसीन और आर्जिनिन। ये लाइसीन एंड आर्जिनिन जो है, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या बोल देता हूं कि ये दोनों के दोनों ही हमारे लिए क्या हैं, बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज होते हैं। समझ में आया क्या, तो ये बेसिक अमीनो एसिड रेजिड्यूज इनमें अगर पाए जाते हैं किसी भी प्रोटीन के साथ, किसी भी प्रोटीन के साथ, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैं हिस्टोन प्रोटीन बता रहा हूं तो मैं क्या बोल दूंगा, प्रोटीन होगा कोई ना कोई, उसके साथ में क्या होगा बच्चों, बेसिक अमीनो एसिड, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। क्या बोलेंगे उसको, हिस्टोन प्रोटीन। पल्ले पड़ा क्या, कोई दिक्कत लगी क्या, सब सही है क्या, चलो जी। तो हमने बोला कि भैया ये हमारी इंपॉर्टेंट बात थी जो हमें यहाँ पर देखनी थी, तो इसे हमने देख लिया है, हमने समझ लिया। ठीक है, तो ये बात हो गई हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए। हमारे पास में जो हिस्टोन्स हैं, हमारे पास में जो क्या है बच्चों, हिस्टोन्स हैं। अब उन हिस्टोन्स की अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूं, केवल हिस्टोन की बात करूं अगर मैं, तो मेरे पास इन हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के एक क्या बनता है, क्या बनता है, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बनता है बच्चों, हिस्टोन ऑक्टामर बनता है। इनसे मिलकर क्या बनता है, हिस्टोन
ऑक्टामर बनता है। अब अगर मैं बात करूं कि एक हिस्टोन ऑक्टामर क्या हो सकता है, तो मैं क्या बोल दूंगा, अगर ऐसे कितने कितने हिस्टोन जुड़ जाएं, 8 हिस्टोन्स जुड़ जाएं। अगर ऐसे कितने हिस्टोन जुड़ जाए बच्चों, 8 हिस्टोन्स जुड़ जाएं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। और ये हिस्टोन ऑक्टामर की अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या बोल दूंगा कि भैया जो हमारा ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है, जो हमारा ये क्या होता है, हिस्टोन ऑक्टामर होता है, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो इस टाइप से कुछ बना लूं, ठीक है। इसी को मैंने क्या बोल दिया, ये क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोल दिया मैंने, हिस्टोन ऑक्टामर। इसी के अंदर क्या है, वेरियस टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, यानी टोटल कितने, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अब लेकिन मैं ये बोल दूं कि भैया इस हिस्टोन के चारों तरफ, हिस्टोन के चारों तरफ, हिस्टोन के चारों तरफ मेरे पास अगर ये कौन रैप हो चुका है, कौन रैप हो चुका है बच्चों, डीएनए। कौन रैप हो चुका है, डीएनए। और इसके साथ वेरियस टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स इसके साथ क्या हैं, जुड़े हुए हैं। वेरियस टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन इसके साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा, तो भैया मैं ये बोलूंगा, ये जो नया स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिला है यहाँ पर, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम। कर लोगे क्या, अरे कोई दिक्कत है क्या, सही है ना। इसी को क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बच्चों क्या होता है, तो हमने बोल दिया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास में क्या पाया जाता है, अरे बोलो ना, हिस्टोन प्रोटीन रैप हुआ मिलता है, और सॉरी डीएनए। न्यूक्लियोसोम में हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ हमें क्या मिल रहा है, डीएनए रैप मिल रहा है। डीएनए जो कि कैसा चार्ज था बच्चों, नेगेटिवली चार्ज था, और प्रोटीन जो कि कैसा चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था। ये दोनों आपस में क्या हैं, एक साथ जब हैं तो स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसोम। क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें यहाँ पर याद रखना है। अब पर्टिकुलर हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, अब न्यूक्लियोसोम पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या है हमारा, न्यूक्लियोसोम। अब देखो न्यूक्लियोसोम की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बोल दिया कि नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए जो है रैप हो जाए, रैप्ड ऑन, किस पर रैप्ड हो जाए, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर पे। सही है क्या। तो जो नई चीज बनने वाली है वो क्या है, न्यूक्लियोसोम। इसको क्या लिखने की जरूरत है, जो नई चीज बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम की मैं फर्दर अगर कोई बात करना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि न्यूक्लियोसोम जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसोम जो मेरे पास स्ट्रक्चर है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो यार सीधी सी बात है, इट कंटेन्स 200 बेस पेयर्स। इसमें क्या होते हैं बच्चों, 200 बेस पेयर्स होते हैं। समझ में आया क्या, इसमें टोटल नंबर ऑफ 200 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो 200 बेस पेयर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई बात करूं तो वो क्या हो सकती है, 200 बेस पेयर्स है मतलब क्या है, बेस पेयर मतलब किसका होता है, बेस पेयर किसका होता है, न्यूक्लियोटाइड का। यानी कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स के पास में बेसिस हैं तो न्यूक्लियोटाइड के जो बेसिस हैं वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड के बेसिस क्या बनाते हैं, एक बेस पेयर बनाते हैं। तो मैंने बोला कि भैया सीधी सीधी बात है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियोटाइड की। न्यूक्लियोटाइड के अंदर मेरे पास में यहाँ पर कौन है, डीएनए। डीएनए के अंदर क्या है बच्चों, क्रोमोसोम। अरे क्या है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या है बच्चों, क्रोमेटिन फाइबर्स। क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स। समझ में आया क्या। तो यानी कि यहां पर न्यूक्लियोसोम की जब बात चलेगी तो मैं क्या बोल दूंगा, यहां पर मुझे क्या देखने को मिलता है, क्रोमेटिन इज फाउंड इन द न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के अंदर मुझे क्या देखने को मिला बच्चों, क्रोमेटिन देखने को मिला। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, सब सही है एकदम।
तो यानी जो भी रिपीटिंग यूनिट्स हैं किसकी, न्यूक्लियोसोम में क्रोमेटिन की, उन्हीं को हम एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोसोम कहते हैं। कर लोगे क्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। तो देखो 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 देखो, ये क्या है बच्चों? ये एक फाइबर है। ये क्या है? फाइबर है। और कौन सा फाइबर है? क्रोमेटिन फाइबर है। इस क्रोमेटिन फाइबर की खास बात बताओ। है न, क्रोमेटिन की खास बात बताओ। ये कैसा दिखता है वो बताओ। अब देखो ध्यान से और हमेशा याद रखना, हमें हमेशा क्रोमेटिन कैसे दिखेगा? ऐसे। अरे सही है क्या? कई बार ऐसे, ठीक है, और कई बार तो बिल्कुल ही ऐसे, फिर कई बार ऐसे। ऐसे मतलब अलग अलग हमारे पास में ये चीजें निकल कर आती है। सही है क्या? इनको बोलते हैं अपन की, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटिन जो होता है, क्रोमेटिन जो होता है वो कैसा होता है? पहली बात तो थ्रेड लाइक। कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है। दूसरी बात अगर मैं करूं तो क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक तो है ही, थ्रेड लाइक तो है ही, लेकिन ये दिखाई कैसा देता है? जैसे कि बीड्स लगी हो किस पर? एक स्ट्रिंग पर, एक तार पर, या फिर एक वायर पर, या एक कुछ चीज पर क्या लगी हो? बीड्स, मोती। अरे जैसे, जैसे एक माला होती है ना, उसमें छोटे छोटे मोती होते हैं ना, वो ही सेम पूरा का पूरा ऐसे बना दो तो वो क्या है? क्रोमेटिन है। वो एक तरह से क्या है बच्चों? क्रोमेटिन है। अब ये क्रोमेटिन है तो इसके अंदर हमारे पास में दो रीजन्स पाए जाते हैं। देखो क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर की जब मैं बात करता हूं ना, तो मुझे जो क्रोमेटिन दिखेगा उसमें मेरे पास में कितने रीजन्स मिलेंगे? हमें दो रीजन्स देखने को मिलते हैं। पहला रीजन जो है वो क्या है? द सेकंड रीजन इज क्या है? ये दो चीजें हमें देखनी है। तो देखो एक तो हमारे पास होता है बच्चों क्या? यू क्रोमेटिन। एक तो बच्चों क्या होता है? यू क्रोमेटिन। एक को तो हम क्या बोलते हैं? यू क्रोमेटिन। और एक को क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं लिखना चाहता, मैं थोड़ा सा बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता था, बट मैंने गलती से लिख दिया इसको पहले ही। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्रोमेटिन के अंदर दो रीजन्स हैं जी। कौन कौन से रीजन्स हैं? तो मैं यूं बोलूंगा, एक रीजन है लाइट स्टेन्ड। कैसा है बच्चों? लाइट स्टेन्ड। एक रीजन कैसा है बच्चों? डार्क स्ट्रेन्ड। एक कैसा है? डार्क स्ट्रेन्ड। अब मैंने क्या बोला कि डार्क स्टेन्ड और लाइट स्टेन्ड। तो लाइट स्टेन्ड की बात कर रहा हूं अगर मैं, हल्का हल्का मुझे नजर आ रहा है अगर, तो यानी कि हमारा जो कौन है? हमारा जो कौन है? अरे हमारा जो कौन है? क्रोमेटिन जो है वो कैसे पैक्ड है बच्चों? लूजली पैक्ड है। कैसा पैक्ड है? लूजली पैक्ड है। और अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में वो कैसा है? डार्क स्टेन्ड है, तो फिर वो कैसा है? टाइटली पैक्ड है। कैसा है बच्चों? टाइटली पैक्ड होगा। पल्ले पड़ा क्या? अरे समझ आया क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? सब सही है क्या? सही है ना? तो ऐसे करके हमने क्या बोला कि हमारे पास में दो चीजें निकल कर आती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक तो लाइट स्टेन्ड और एक कैसा? लूजली पैक्ड। एक डार्क स्टेन्ड और एक कैसा? टाइटली पैक्ड। और अब मैं अगर नाम देना चाहूं तो जैसे मैंने पहले लिखा था क्या, इसको तो हम क्या बोल देंगे? यू क्रोमेटिन। क्या बोल देंगे गाइस? यू क्रोमेटिन। एंड इसको हम क्या बोल देंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन। अरे सही है क्या? अरे कर लोगे क्या? कोई दिक्कत है क्या? बस तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। सही है। तो ये हो गया हमारा क्रोमेटिन, जिसके अंदर मुझे क्या देखने को मिलते हैं? दो रीजंस देखने को मिलते हैं। एनी डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी? कुछ भी है तो पूछ लो। नहीं है? बिल्कुल नहीं है? ओके, ठीक है। तो ये चीज हमें जो है याद रखनी है। अच्छा आगे हम पढ़ेंगे वैसे तो, बट मैं यहाँ पे जैसे बता दूं तुम्हें थोड़ा सा, तो मैं क्या बोल सकूं कि यूक्रोमेटिन में खास बात क्या है?
यूक्रोमेटिन की खास बात क्या है इसमें? देखो पहली बात तो यूक्रोमेटिन है तो यूक्रोमेटिन मतलब एक तरह से क्रोमेटिन ही है। अब क्रोमेटिन है तो मतलब एक तरह से क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम है तो मतलब डीएनए या आरएनए होगा। तो मैं क्या बोल दूंगा कि भैया यूक्रोमेटिन की अगर बात चल रही है तो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली, ट्रांसक्रिप्शनली क्या रहता है बच्चों? ये एक्टिव रहता है। ट्रांसक्रिप्शनली कैसे है? ये एक्टिव है। एंड दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। तो ये कैसा है बच्चों? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। सही है। तो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है इसका मतलब क्या हुआ? हमने बोला कि ये क्रोमेटिन जो है ये हमारे पास इस तरीके से पाया जाता है। अब अगर मैं तुम्हें दिखाना चाहूं कि भैया मेरे पास में अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, न्यूक्लियोसोम बोलना चाह रहा हूं, तो उस न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखो। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। दो तीन स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखाता हूं। न्यूक्लियोसोम के दो तीन स्ट्रक्चर्स मैं तुम्हें दिखाता हूं। एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है। हाँ जी बच्चों। जस्ट अ मिनट, अरेंज कर दूं मैं थोड़ा सा इसको, दिखाना जरूरी है स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, इंतजार खत्म हुआ। चलो जी, ये दो स्ट्रक्चर्स हैं, इनको देख लो जल्दी से, देन हम लेक्चर को एंड करते हैं। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया सबको? सब सही है ना? चलो जी, देखो बच्चों, दो स्ट्रक्चर तुम्हें मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। दोनों को एक साथ अगर मैं अरेंज कर दूं, देन उसके बाद हम देखते हैं।
हाँ जी, ये देखो, जैसे कि मैंने बोला तुम्हें पहले ही कि मेरे पास में एक क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, और फिर ऐसे ही मैं 8 हिस्टोन ले लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे 8। मैंने बोला 8 मैंने हिस्टोन प्रोटीन्स ले लिए हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन लेने के बाद मैंने उन पर क्या रैप कर दिया बच्चों? डीएनए। क्या रैप करवा दिया इस पर? डीएनए मैंने रैप करवा दिया, सही है क्या? तो ये डीएनए इस पर क्या हो चुका है? रैप हो चुका है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं तो यानी हिस्टोन पर डीएनए को मैंने क्या करवाया है? रैप करवाया है। डीएनए को रैप करवाने के लिए मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो है ये मुझे क्या बता रहा है कि यहाँ पर हमने डीएनए को क्या करवा रखा है? रैप करवा रखा है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोल रहे हैं H1 हिस्टोन प्रोटीन। H1 हिस्टोन प्रोटीन। ये H1 हिस्टोन प्रोटीन की खास बात क्या है? इस पूरे डीएनए के इस रैप्ड स्ट्रक्चर को ये क्या करके रखता है? यहाँ पर जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है और इसको अटैच करवा के रखता है। अब हमने क्या बोला? ये मैं क्रोमेटिन फाइबर देख रहा हूं। इस क्रोमेटिन फाइबर पर मुझे इस तरह से बीड्स दिखते हैं स्ट्रिंग पर, और इन बीड्स के अंदर मुझे क्या दिख रहा है? एक न्यूक्लियोसोम का मॉडल दिख रहा है कि न्यूक्लियोसोम कैसा कैसा हो सकता है, और उस पर या वो डीएनए जो रैप्ड स्ट्रक्चर है हमारा वो कैसे दिखाई देता होगा। तो मैंने बोला कि मेरे पास में कुछ ऐसे 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 करके न्यूक्लियोसोम कई सारे आते होंगे, उससे हमारे पास एक चेन बनती होगी, ठीक है। अब ये जो चेन बनती है उसमें एसिड टाइप से कई सारे हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन अटैच होते होंगे, और ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इस एनसीईआरटी के डायग्राम में इन्होंने क्या बताया है कि ये वाला ग्रीन वाला बॉल जो है ये तो है हिस्टोन मॉलिक्यूल का एक कोर, जिसमें हम बात करेंगे कि हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाएगा इसको, और साथ में हमने क्या बोला? इस पर रैप्ड जो स्ट्रक्चर है वो कौन है? डीएनए। तो मैंने बोला रैप्ड स्ट्रक्चर इज डीएनए, एंड इस डीएनए को अटैच करके किसने रखा है? हिस्टोन प्रोटीन। वो भी कौन सा वाला? H1 हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आया? तो ये था हमारा आज का न्यूक्लियोसोम तक का टॉपिक, ठीक है। हमने अभी तक ये सारा जो टॉपिक किया है उसमें सारा बेसिक क्लियर कर लिया है हमने, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। अब हमने बोला हम जाएंगे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए वर्सेस आरएनए हमने देख लिया, ये तो हमने पहले इसलिए देख लिया ताकि हमें प्रॉपर्टीज को पता लगे। अब हम वहां पर आइडेंटिफाई करेंगे, यानी पहचानेंगे कि ये कैसी चीजें सारी पता लगी। तो हमने बोला एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो प्रॉपर तरीके से एकदम रेगुलेटेड मैनर में क्लास को अटेंड कीजिएगा, और अपने नोट्स को एकदम क्रक्स बनाकर और बढ़िया तरीके से उनमें मार्किंग कर फिर अपना पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करिएगा। क्योंकि इस टॉपिक में हमारे पास अब जो चीज बची है, वो क्या है? वो है क्या बच्चों? एक्सपेरिमेंट्स। वो क्या है? एक्सपेरिमेंट्स। तो यानी कि उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।